सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज कौन सा दिन है? आज महात्मा गांधी की जयंती है। और महात्मा गांधी को किस वजह से जाना जाता है? कोई भी एक बोल दीजिए, किस वजह से जाना जाता है? अहिंसा की वजह से। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एनिमल फूड को नहीं खाना है, एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, बल्कि अहिंसा का मतलब है हमारे योग के अंदर अष्टांग योग जो है, महर्षि पतंजलि ने जो 8 सूत्र बताए, उसमें से जो यम आता है उसमें पहला ही आता है अहिंसा। अहिंसा मतलब, अहिंसा का क्या मतलब होता है कि मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। हमको सिर्फ एनिमल फूड खाना ही पर्याप्त नहीं है कि नहीं खाना है। नहीं खाकर भी हम ईगो से भर जाते हैं कि आई एम प्योर वेजिटेरियन, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ आई एम नॉट ईटिंग, इवन आई एम नॉट ईटिंग एनी केक पेस्ट्रीज। तो ये नहीं है। अहिंसा का मतलब, मेरी डिक्शनरी में मैंने अपने रूल्स कुछ बनाए हैं। अहिंसा का मतलब है जैसे कंपटीशन में उतरना, किसी की भी कंपैरिजन करना, इनसिक्योरिटी फील करना, किसी से नफरत करना, द्वेष भाव रखना, कंपैरिजन करना, ईगो रखना, ये सब हिंसा के अंदर आते हैं। और नेगेटिव फील करना। और चूंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है हेल्थ, तो इसको मैं हेल्थ के अंदर भी लेके गई हूँ कि हम बिना दवाई के अगर चलते हैं तो वो हिंसा में आता है, और दवाइयां खा के चलते हैं तो वो भी एक तरह की अपने ऑर्गेन्स के ऊपर हिंसा करना ही है। क्योंकि हम एक छोटे से छोटी गोली सरदर्द की सर हाथ में रखते हैं और खाने की सिर्फ दिमाग के अंदर सेंसेशन क्रिएट करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं कि अभी मुझे गोली खानी है, तो किडनी का क्या हाल होता है ये आप सभी को शायद मालूम होगा ही। किडनी बहुत घबरा जाती है कि इस मनुष्य ने तो गोली अभी लेने की ठान रखी है, इसको मैं डाइजेस्ट कैसे करूंगी, इसने तो कर दी। हम जनरली किसी भी इंसान को अपने घर में बुलाते हैं खाने पे, तो उसकी पसंद का हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि उसको खाने में क्या पसंद है। उसको जो खाने में पसंद है हम वही चीजें बनाते हैं। अगर हमें उसको पसंद रखना है, तो उसको खुश रखना है, तो हम अगर अपने ऑर्गेन्स का ध्यान नहीं रखेंगे, हमने कभी भी किडनी को ये नहीं पूछा कि किडनी बहन तुम्हें खाने में क्या पसंद है, लीवर भैया तुम्हें क्या अच्छा लगता है। ये तो हमारे मेन साथी हैं, ये हमारे मेन ऑर्गन्स जो हैं, वे हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। और इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम इसको जान भी लें, लीवर को कौन सा खाना पसंद है कौन सा नहीं। लीवर का इमोशन के साथ भी दूर दूर तक लेना देना है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने संतों के साथ भी काम किया है, उनके साथ भी मैं रही हूँ, तो मेरा तो अनुभव उनके साथ बहुत गहरा हुआ है। और जो ऑनेस्ट संत हैं, डिसऑनेस्टी जो बेईमानी है वो भी हिंसा में आती है। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं है तो हम जिंदगी में दुनिया में कभी भी किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते हैं। मनुष्य होने की पहली शर्त है ईमानदार बनना। हमें क्या चाहिए? हम दूसरों को तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत स्टोरियां सुनाते हैं अपनी मैं को क्रिएट करने के लिए, अपना ईगो को फीड करने के लिए बहुत कुछ अच्छा बताते हैं। जब परिस्थितियां हमारे पास आती है तो हम बोलते हैं हम थोड़ी ऐसे, हमने थोड़ी ऐसा बोला था। हम बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं और फिर उससे शब्दों का जामा देते हैं। वो भी हमारे शरीर के ऑरा के ऊपर बहुत असर पड़ता है, असर करती है ये चीजें। तो अगर हम जेलेसी से ग्रस्त हैं, किसी के भी ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, नफरत से ग्रस्त हैं और ईगो से ग्रस्त हैं, तो भी हमारे लीवर के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, हमारा लीवर डिस्टर्ब होता है। लीवर स्ट्रांग तभी होता है जब हम जेलेसी से हमेशा दूर रहते हैं। और जेलेसी किस लिए करने की? हर इंसान अपनी डेस्टिनी प्री फिक्स्ड करवा के आया है।
फिक्स्ड और प्री फिक्स्ड में क्या फर्क होता है? फिक्स्ड यानी एक जगह जो हो गया उसको आप फिर भी निकाल के दूसरी जगह फिक्स कर सकते हो, पर जो प्री फिक्स्ड है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हमने एक कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके अंदर जो फर्नीचर है वो मूवेबल है, उसको हम निकाल के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, पर जो लैंड है उसको हम नहीं लेके जा सकते। इट्स ए प्री फिक्स्ड कि अहमदाबाद का लैंड दिल्ली में बहुत महंगा है तो मैं अहमदाबाद का दिल्ली में लेके आऊं और बहुत अच्छा सा हो जाए, नहीं होता है ऐसे। तो जो प्री फिक्स्ड चीजें हैं वो डेस्टिनी हर इंसान की प्री फिक्स्ड है, किसी से ईर्ष्या करने का, किसी से कंपैरिजन कंपटीशन में उतरने जैसा कुछ है ही नहीं, पर हम ये चीजें समझते ही नहीं है, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर रोग आते हैं। अभी मैं चलूंगी पूरा एलोपैथी के तरफ कि हम दवाइयों के बगैर कैसे जी सकते हैं अच्छी तरह से। हम क्या करते हैं जनरली, हमको बहुत फास्ट चाहिए। सर में दर्द हुआ, किसी ने बोला ये पॉइंट प्रेस करो, तो हम बोलेंगे कौन प्रेस करेगा, चलो गोली खा लेते हैं। इस तरह से हम धकेलते हैं। पेट में दर्द हुआ, गोली खा ली, फीवर आया, गोलियां खा ली। तो उससे क्या होता है, हमारे लाइफ के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, लाइफ के अंदर जो हमारा डिसिप्लिन है वो खत्म होता है। हमें जो धीरज करने की जो चीज होती है वो खत्म होती जाती है। हम धीरज करते ही नहीं है, हमें सब फटाफट फास्ट चाहिए होता है। तो वो फास्ट चीजें नहीं हो सकती है लाइफ के अंदर, इतना हम समझ लें। सर में दर्द हुआ क्यों, उसका जब तक हम कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक सर में दर्द होता ही रहेगा। चाहे साल गुजर जाए, चाहे महीने गुजर जाए, चाहे दिन का सर में दर्द हो। अचानक से कोई भी बीमारी नहीं आती शरीर के अंदर। हम बोलते हैं ये तो इतना स्वस्थ था, कल तो मॉर्निंग वॉक में था, अचानक से क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी नहीं खाता था, अचानक अटैक कैसे आ गया। तो ये हमारे जो शरीर होता है, ये शरीरों के, हम सब पिरामिड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो सभी को पता है कि अलग अलग टाइप के शरीर होते हैं। सबसे पहले बीमारी का प्रवेश, जो एंट्री होती है वो प्राण शरीर पे होती है। सबसे पहले डिजीज वहां से शुरू होती है। डिजीज की शुरुआत प्राण लेवल पे हो जाती है, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते कई डिजीज को 7 इयर्स लगते हैं, 10 इयर्स लगते हैं। जैसे ट्यूमर है, कैंसर की गांठें 7 से 10 साल लग जाते हैं उनको डेवलप होने में। जब तक वह बीमारी बाहर आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, फिर भी उनको कैंसर है। कहाँ से कैंसर हुआ ये सब? तो हर बीमारी का इलाज तभी हम पॉसिबल समझ सकते हैं जब हमें सभी पैथियों का नॉलेज हो कि एलोपैथी क्या करेगा और नेचुरोपैथी क्या करेगा। एलोपैथी का जो भी है, जो भी हम दवाइयां खाते हैं वो केमिकल से बनी हुई है, तो इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स हैं। और उन्हीं चीजों को हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। जैसे सर में दर्द हुआ, गोली खाने के बजाय हमने रेस्ट नहीं की है, अपने आप से पूछे हमने खाना बराबर नहीं खाया है, हम दिन भर से बकबक किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दिमाग बहुत चला है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हुए हैं, इसको अगर हम इस पे ध्यान देके इसका इलाज करेंगे तो सर में दर्द गायब हो जाएगा। पेट में भी ऐसा ही है। हमारे पेट की साइज कितनी है, इतनी, हर इंसान की जितनी फिस्ट है, जितनी मुट्ठी है, उतनी साइज उसके पेट की भी है। और हम खाना कितना खाते हैं, इतना, तो भी पेट नहीं भरता हमारा। और खाने के ऊपर भी बोलते हैं ये दो वो दो। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कई कभी भी किसी भी चीज की वजह से, खाना ज्यादा खाने की वजह से मरे हैं, बिना खाना खाने की वजह से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है। बिना भूख के खाना भी, बिना प्यास के पानी पीना भी, यह भी अपने ऊपर हिंसा करना ही है। भूख नहीं है, पर क्योंकि टाइम हो गया, अभी बर्तन वाली बाई आ जाएगी तो हमको बर्तन सब खाली कर देने हैं, इसलिए हम खाना खा लेते हैं, लेकिन हमको भूख होती ही नहीं। तो जब हमको भूख लगती है तब क्या होता है, क्यों भूख लगे तभी खाना चाहिए, क्यों प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, नेचुरोपैथी में ये रूल्स क्यों हैं? जब हमें भूख लगती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर सीक्रेट होता है, यानी वो जो भी हम खाएंगे तो उसको हजम कर देगा। अगर हमको भूख नहीं लगी है और हमने ऐसे ही खाना खाया तो उसका डाइजेशन नहीं होता है। और 90% जो डिजीज है वो इनडाइजेशन से क्रिएट होती है। खाना हमको पचता ही नहीं और हम खाए जाते हैं, तो इसलिए बहुत बीमारी आती है। और जो एलोपैथी है उसके एक तो साइड इफेक्ट्स हैं,
दूसरा, वो अंदर जाके कहाँ नुकसान करेगी ये हमको नॉलेज नहीं होता है। जैसे हमने हेडेक की गोली खाना शुरू कर दी तो धीरे धीरे हमको एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर एसिडिटी की डॉक्टर गोली लिखेगा। जनरली हर बीमारी के पीछे जो टैबलेट्स आती है उसके साथ एसिडिटी की गोली होती है। फिर एसिडिटी की गोली, तो इसका मतलब क्या है? या पेन किलर खाते हैं या स्टेरॉइड्स लगाती हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर पेन तो हो रहा है, लेकिन ब्रेन में वो सेंसेशन रिसिप्रोकेट नहीं हो रही है कि पेन हो रहा है। मेरे पास एक भोपाल की पेशेंट आई थी जिसको पेट का कैंसर था। वो मेरे पास रेकी हीलिंग में आई थी, क्योंकि मैं बेसिकली रेकी हीलर ही हूँ। बाद में सब चीजें ये मैंने सीखी है। तो तब मेरे पास जब केस आया तो मैंने स्कैनिंग किया और 14 डेज के बाद उनको मैंने आंसर दिया कि ये लेडी नहीं बचेगी तो मैं अभी हीलिंग नहीं करूंगी। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा नहीं, बस इसका मेरे पास जवाब आ गया। तो उस लेडी के अंदर, मेरे को भी नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस लेडी का तो जो ब्रेन का नर्व होता है वो तक ऑपरेट करके निकाला गया था कि उसको पेन फील ही नहीं हो। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम तो बोलते हैं कि चलो खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है और आईसीयू के अंदर मैं हीलिंग देने जाती हूँ, तब कभी कभी मेरी आंख से आंसू भी निकल आते हैं कि पेशेंट की कितनी हालत खराब है और पैसे का इतना खर्च हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। ना अब कर्म का हिसाब ऐसा अभी आ जाता है कि पेशेंट के प्राण भी नहीं जाते हैं और पेशेंट को ठीक भी नहीं होना होता है। तो उस सिचुएशन में इंसान बहुत घबरा जाता है। कितनी भी स्थिति इंसान की अच्छी हो, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, तो भी इंसान बहुत दुख से ग्रस्त हो जाता है। तो यही सब सिखाने मैं सभी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। किसी भी इंसान को कोई कुछ भी होता है ना, तो मेरी बड़ी बेचैनी हो जाती है कि इसको कैसे खुश किया जाए, इसको कैसे मस्त रखा जाए। तो अभी हम बातें करेंगे हम बिना दवाइयों के अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे सरल मार्ग है योग। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है, महर्षि पतंजलि ऋषि ने बोला है। उसका मीनिंग क्या होता है? योग एक साइंटिफिक है। अगर आप योग करते हो तो अपने आप आपका गुस्सा कम हो जाएगा। योग करते हो अपने आप भूख बैलेंस में हो जाएगी, अपने आप जेलेसी कम हो जाएगी, बहुत कुछ आपका कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। आपको बिना कुछ किए, बिना ज्यादा मेहनत किए, अपने आप आपकी सारी जो चीजें हैं, जो तीन जो मेन दोष होते हैं, कफ वात पित्त, ये बैलेंस में आ जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको भूख ज्यादा लगती थी, अभी आप योग करेंगे तो भूख आपको कम लगेगी, बैलेंस हो जाएगा। और योग का मतलब क्या होता है? हम योग क्यों करते हैं? योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मेल। ये एक बहुत बड़ा मार्ग है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कई मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और कर्म मार्ग। चारों मार्ग अगर सहजता से साथ में चलते हैं, चारों ही एक दूसरे के ओतप्रोत हैं। सिर्फ ज्ञान मार्ग इंसान को इगोइस्टिक बना देता है। ज्ञान से इंसान ईगो से भर जाता है। भक्ति भी बहुत जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है। प्रेम बिना का जीवन कैसा? प्रेम तो बहुत जरूरी है। तो हम योग करते हैं तो या ऑटोमेटिक सब चीजें अपने आप डेवलप होने लगती है। हम स्वार्थ भाव से एकदम से मुक्त हो जाते हैं, हम निस्वार्थ भाव में जीते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। और सेल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा फुल ब्लड सप्लाई। यह दोनों प्रत्येक सेल की, हर सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। दो चीजें अगर सेल्स को मिलती है तो हमारे सेल्स हैप्पी हो जाते हैं। और जब सेल्स हैप्पी होते हैं तो शरीर के अंदर कोई बीमारी प्रवेश कर ही नहीं सकती है। इंसान हमेशा मस्त रहता है, अपनी मस्ती के अंदर रहता है। लेकिन आजकल लोगों ने जो योग है उसको सिर्फ एक्सरसाइज का माध्यम बना रखा है, इसलिए उसमें से इतना कुछ नहीं होता है। और योग के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन है। प्राणायाम आता है, मुद्राज आती है, आसन आते हैं और मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन के बगैर भी योग बहुत अधूरा है। मेडिटेशन तो लाइफ का एक पार्ट है। हम इन सभी चीजों से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
और बड़ी आसानी से। आप सिर्फ 40 डेज, हमारे सर जो है पत्री जी, उन्होंने 40 डेज का एक बहुत अच्छा साइकिल बनाया है और वो परफेक्ट है। आप 40 डेज कोई भी चीज को करते हैं तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, और अपने आप कई चीजें आपकी सदना शुरू हो जाएगी। जिनको बहुत टाइम से जिनको नहीं प्रैक्टिस होती है, उनको भी प्रैक्टिस में चीजें आ जाएगी जो 40 है। क्योंकि जो प्रज्ञावान पुरुष है उसके जो भी इंट्यूशन से बात आती है वो सॉलिड होती है और उसके रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद मुद्रास जैसे हैं, सिंपल मुद्रास हैं, गैस कैसे ठीक करनी है, एसिडिटी कैसे ठीक करनी है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। मुद्रास का बहुत बड़ा रोल है योग के अंदर। और आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपके शरीर के अकॉर्डिंग कौन सी मुद्रा आपको सूटेबल है, क्या प्रॉब्लम है, उस मुद्रा में भी बैठ के करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मेरा पूरा प्लेलिस्ट है मुद्रास का, मेरा चैनल भी है हरे कृष्णा योग मंदिर मीना इस नाम से, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख के कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके आगे क्या आता है। मेडिटेशन भी हो गया, मुद्राज हो गई, उसके बाद म्यूजिक थेरापी आती है। म्यूजिक से भी आप काफी बीमारियां ठीक कर सकते हो। जब मैंने अपनी क्लास की ओपनिंग की थी तब मेरे पास, मैं जेंट्स को नहीं सिखाती हूँ योग, अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी के साथ उनको सब सिखा दूंगी, पर मेरे क्लासेस ओनली फॉर लेडीज और चिल्ड्रन ही हैं, किड्स ही हैं। मैं जेंट्स को कभी भी पूरा फुल योगा क्लास नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड स्पेस होता है। तो मेरे पास एक भैया पीछे पड़े, उनको किसी ने बोल दिया कि यही तुमको ठीक कर सकती है, हमारे पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। वो भैया मेरे पीछे पीछे गली के पीछे एक्टिवा लेके भागते आते थे कि दीदी मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप मुझे क्लास में क्यों नहीं बुलाती हो। अकेले तो मैं टाइम उनको दे ही नहीं सकती थी। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो एक दिन क्लास के बीच में आ गए और रोने लगे, सबको बोलने लगे मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे को आप इस क्लास में बैठने दो, मैं आपको नहीं देखूंगा, आंखें बंद कर दूंगा, और मेरे को है ना दीदी से ये सब योगा सीखने दो, मेरे को इधर बैठने दो। उससे इंसान की जो हालत थी आप सोच नहीं सकते हो। आज मैं उनको देख के इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। जब वो इंसान आज से 10 साल 12 साल पहले डिप्रेशन से और फोबिया से ग्रस्त थे, दवाइयां काम नहीं करती थी, वो कभी कभी सवेरे उठ नहीं पाते थे गोलियों की वजह से, तो जब मैं क्लास बंद करती थी उसी टाइम आ जाते थे अपनी वाइफ के साथ, और इतना रोते थे, बोलते थे दीदी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरा कुछ करो। मेरे को इतने बुरे ख्याल आते हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। कुछ भी नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, पर मेरे को ये सब क्यों हो गया है मुझे नहीं पता चलता है। फिर उन्होंने ये रेकी हीलिंग सीखी, उससे भी नहीं हुआ उनका। फिर उन्होंने म्यूजिक थेरापी अडॉप्ट की। आज वो इतने अच्छे गाने गाते हैं, मुझे सिंगर्स का इतना नॉलेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता दूं उनकी आवाज किसी से सूट करती है। इतने अच्छे गाने गाते हैं, और एक बुजुर्गों का बहुत बड़ा आश्रम है, ओल्ड एज है पूरा, वहां पे जाके वो सेवाएं देते हैं अपनी। मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। उन्होंने अपनी बीमारी, इतनी बड़ी डिप्रेशन की बीमारी और सुसाइड के अटेम्प्ट उसी से म्यूजिक से ठीक किए। उसके बाद थेरापी आती है लाफिंग। आप हंसते रहोगे तो जब आप खुद हंसते हो तो बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग्स आती है। आपके बहुत सारे केमिकल्स का सीक्रेशन होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और आपके शरीर के अंदर बीमारी प्रवेश ही नहीं कर सकती है। ये आपको नो एंट्री बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे कि बीमारी का प्रवेश द्वार है वो कहाँ से आता है, उसको कैसे बंद करना है। फिर क्लैपिंग थेरापी आती है। अगर आप डेली 500 क्लैपिंग करते हो 500 टाइम्स, तो आप में कोई बीमारी नहीं आती है, आप हमेशा ठीक होते हो, क्योंकि हमारे हैंड्स के अंदर एक्यूप्रेशर की सारी पॉइंट्स आ जाती है। इसको क्लैपिंग करने के सारे पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनका अच्छा मसाज हो जाता है। इसके बाद थेरापी आती है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती है। कैसे? पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसके पास कोई भी दवाई नहीं लेगा, तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वही उसकी दवाई है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मुझे 3-4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो राइट हैंड, राइट रिस्ट मेरा फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो मुझे इतने लोगों ने ये चीजें सुनाई। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सौभाग्य बोलो या
कुछ भी बोल दो, इधर सब डॉक्टर्स जल्दी बन जाते हैं। थोड़ा कुछ सुनना, थोड़ा कुछ इधर, मुझे इतनी सलाहें दी लोगों ने, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जहाँ एलोपैथी जरूरी है वहाँ बिल्कुल जरूरी है। मैं चली गई ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने पूरा चेक करवा, एक्सरे निकलवाया, उसके अंदर फ्रैक्चर था और मुझे पता लगा। मेरे को बोला गया कि हफ्ते के बाद फिर से चेकअप करवाने आना कि हड्डी सही डायरेक्शन में जुड़ना स्टार्ट हुई है कि नहीं। यूँ तो मैं सभी को बोलती हूँ एक्सरे और एमआरआई बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए, उनके रेडिएशन लगते हैं, लेकिन मैं खुद चली गई ये टेस्ट करने के लिए कि दूसरों को मैं दिखाऊं मेरी पॉजिटिविटी का क्या इफेक्ट आता है। डॉक्टर ने 60 टैबलेट्स लिखे थे डाइक्लोफेनेक के कि आपको लेने ही हैं, और मैं इतनी बाय नेचर सेंसिटिव हूँ, मतलब शरीर में भी कुछ लग जाता है जल्दी से, पर मुझे असर नहीं होता पॉजिटिविटी की वजह से। अनबेरेबल पेन था, मेरे घर में सब लोग हैरान थे कि ये हंस कैसे रही है, इसके फेस पे वो शिकन क्यों नहीं है जितना अनबेरेबल फ्रैक्चर का पेन है। हाथ की मूवमेंट एकदम बंद हो गई, काम कैसे करें। मैं गई दोपहर में और एक्सरे निकाला, डॉक्टर ने गोलियां लिखी, मैं गोलियां परचेज भी नहीं की, सीधा घर आ गई। फिर चाय पी के मैं सीधा शाम की क्लास में भी चली गई। सुबह में 11-12 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, और शाम की मैं क्लास में भी चली गई। सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपको है ना 3 पट्टे लगेंगे, ये रिस्ट है, रिस्ट बहुत सेंसिटिव होती है और आप ध्यान रखना। लेकिन जो पट्टा चढ़ता है, जो बेल्ट आता है, वो बेल्ट निकाल के मैं सारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करती थी डेली, सोने वाली एक्सरसाइज करूँ, सब कुछ मैंने दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा उसका ब्रेन वॉश किया। मैंने ब्रेन को बहुत सारा मेहनत किया, उसको बोला देखो ये एक आम का हिस्सा है, आम भी पूरी नहीं है, एक रिस्ट है खाली, रिस्ट में तकलीफ आई है, तुम रिस्ट नहीं हो, तुम अलग हो इससे। रिस्ट में प्रॉब्लम हो रही है और रिस्ट का इलाज करना है और हम कर रहे हैं। तुम्हें तकलीफ देने की कोई लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि ब्रेन में ये चीज बार बार जाती है, पेन है, पेन है, पेन है। और फिर एक हाथ राइट हैंड बंद हो गया तो कपड़े पहनने में तकलीफ, बाल इतने सारे मेरे बड़े हैं, उसको संवारने में तकलीफ, बहुत कुछ होता था। तो 2-3 दिन तो मैंने घर वालों की हेल्प ली। एक दिन सुबह में मैं जैसे ही क्लास के लिए तैयार हो रही थी तो मेरे घर में कोई लेडी उठी नहीं थी, तो अभी मेरा बाल कौन बनाए, ये एक सिचुएशन आ गई। मेरे पापा कंघा लेके आए और बोले आ बेटा मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूं। मैंने कहा नहीं बाबा मैं खुद ही करूंगी। मैंने अपने मन को ट्रेन किया, जिन लोगों का एक हाथ होता ही नहीं है वो कैसे चलते होंगे, जिनके 2 पैर नहीं होते हैं वो कैसे चलते हैं। तो मुझे भी ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है, और मैं एक हाथ से सब कुछ करना शुरू कर दिया। 1 वीक के अंदर मैं ट्रेंड हो गई। तो हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को कुछ भी नहीं करते, हम सारा दिन बाहर निकलते रहते हैं, इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, इस बुक में ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। हम क्या कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी है बहुत, हर जगह सोना ही सोना भरा पड़ा है, लेकिन हम कितना उठाते हैं, हम कितने खरीदार हैं, हम कितना का खरीद कर सकते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। मैं पॉजिटिव रही, आपको जान के इतनी खुशी होगी। 15 डेज में फिर से एक्सरे निकालने चली गई और मेरी हड्डी एकदम 100% परफेक्ट हो गई। मैंने अभी उसको बोला पट्टा निकालो, डॉक्टर को। बोलता है नहीं आपका हड्डी तो जुड़ चुका है लेकिन स्टिल इट्स सेंसिटिव, पट्टा खुलेगा तो वो आप उसकी मूवमेंट करोगे तो वापस कुछ भी हो सकता है, 1 महीने के अंदर मैं आपको निकाल दूंगा। ठीक 1 महीने के 2 दिन रख के मैं गई और पट्टा खुल गया। फिर मुझे मुझे फिजियोथेरापी की एक्सरसाइज सिखाने लगे, तो भैया बोले कि खुद ही फिजियोथेरापिस्ट अपने आप ठीक कर देगी, और मैंने 8 दिन के अंदर सारा हैंड अपना क्लियर कर दिया। लोग बोलते थे अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं होगी आपकी, और जैसे लेफ्ट और राइट में डिफरेंस रहेगा, लेकिन मुझे कोई भी लेफ्ट राइट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, पूरी मूवमेंट होती है, मैं सब कुछ हाथ में पकड़ सकती हूँ। तो ये अपने मैंने ब्रेन को ट्रेन किया। तो अगर हमको गोलियां बंद करनी है, कोई भी टैबलेट नहीं खानी है, सर्जरी नहीं करानी है, तो वी हैव टू वर्क ऑन ब्रेन ओनली। हम फिजिकल बॉडी पे काम करेंगे नहीं होगा, ब्रेन पे काम करना है। हमारा शरीर एक मंदिर है, अगर इसमें सफाई नहीं होगी, गोलियां खाते रहेंगे तो वो ऑर्गेन्स को वीकनेस आएगी, ऑर्गेन्स डैमेज होंगे, और एंड ऑफ द डे क्या होगा। हम आज का सोच रहे हैं ना कि आज चलो आज हमने गोली खा ली, आज का तो दिन टला, दूसरा तो दिन एक दिन तो बीमारी आएगी नहीं, एक दिन में तो क्रिएट हुई नहीं, डेवलप हुई नहीं। तो ये हमको ब्रेन के साथ मेहनत करनी है कि तुमको क्या करना है।
और ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक लाइन में अगर समझा जाए तो अपने मन से पूछने का, तुम यहाँ करने क्या आए हो, क्या कर रहे हो। हम सब मन से ही जो भी ज्ञान लेते हैं वो मन से ही लेते हैं, बुद्धि का ही विषय है, बुद्धि में स्टोर कर देते हैं। तभी तो हम प्रैक्टिकल करने में फेल हो जाते हैं हर चीज में। मन को बोलने का जिस दिन ट्रेंड करना पड़ेगा, जिस दिन तुमने 5 किलोमीटर वॉक नहीं किया, हर इंसान की कैपेसिटी है। अभी आप बोलोगे 5 किलोमीटर, तो मैं एक दिन में 24 घंटे में 70 किलोमीटर भी चली हूँ, आज भी मैं चल सकती हूँ। हम लोग जाते थे, पूरा हमारा टूर रहता था। तो हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, डेली रूटीन में ये नहीं पॉसिबल नहीं है। 1 किलोमीटर चल सकते हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना चल सकते हो। वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। आप वॉक करोगे तो नेचर के साथ जुड़ोगे, और नेचर के साथ जो जो लोग जुड़ते हैं उनको कभी दुनिया में किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी कंपनी अंदर से क्रिएट हो जाती, क्योंकि हैप्पीनेस हो गई। आप जब हैप्पी नहीं होते हो तभी तो दूसरे की कंपनी का एहसास होता है, उसकी डेफिशिएंसी, उसका जो कमी है, वो फीलिंग आती है आप में। लेकिन आप नेचर के साथ जुड़ते हो तो नेचर आपके साथ जुड़ता है। मैं जब वॉक पे जाती, रेगुलर जाती हूँ, और कुछ दिन नहीं जाती हूँ, अभी लॉकडाउन हो गया, जब मैं रोड पे आती हूँ तब मुझे लिटरली ये फीलिंग आती है कि जो रोड है, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जहाँ जिस एरिया में गई हूँ, वो मेरे से पूछते हैं, वेयर वर यू, तुम इतने दिन कहाँ थी। इसलिए मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं इतने दिन नहीं आऊंगी अभी। आप लोग सभी बोलोगे कि ये तो लड़की पागल है। पागल लोग ही भगवान को पा सकते हैं। ये चीजें दुनिया से सब हटके है। पिक्चरें देखना, इसमें ये अच्छा है, वो अच्छा है, इससे कई चीजें अच्छी है। आप अंदर में जाओ, अंदर में झांको। जब हम अपने अंदर जाते हैं, इनसाइड प्रवेश करते हैं, तब हमारी आउटसाइड की सारी प्रवृत्तियां बंद हो जानी चाहिए, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब छोटी पेंसिल के आगे बड़ी पेंसिल रखी जाती है, तो किसी को प्रूव करने की जरूरत थोड़ी है कि छोटी कौन है, बड़ी कौन है। अपने आप, जो छोटी पेंसिल अपने आप को बड़ा समझ रही थी, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। बड़ा टारगेट, मनुष्य जन्म की जो गरिमा है, जो मनुष्य जन्म की वैल्यू है, उसको हम तभी ये सब सार्थक कर सकते हैं जब हम अपने साथ मेहनत करते हैं। तो बीमारी को भगाने के लिए, हम, हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसको अगर अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छी हॉस्पिटलिटी देते हैं, तो मेहमान जाने का नाम नहीं लेते हैं, और बार बार दूसरे मेहमान भी आ जाते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइड विथ आल्सो डिजीज। बीमारी आती है तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, मैं तो इसको दिखा के आई, मैं तो इसको दिखा के आया, 1500 तो फीस है, 1 घंटा तो लाइन में बैठना पड़ता है। बीमारी को बीमारी नहीं, हम उसको मेहमानी दे रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वो कैसे जाएगी। डंडा पकड़ो हाथ में कि तुमको हम भगा के ही रहेंगे। जब तक तुम जाओगी नहीं तब तक हम चैन नहीं लेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, इवनिंग वॉक जरूरी है, जो आपको अच्छा लगता है। दिन में 2 किलोमीटर जरूर घूमें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कई लोग बोलते हैं हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता। शून्य में उतरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शून्य में उतरना भी एक बात है और शून्य हो जाना दूसरी बात है। जब आप शून्य में उतरेंगे तो अपने आप को कंटेम्पलेशन भी बहुत जरूरी करवाना, कि हम शून्य में तो उतरे, लेकिन शून्य भाव हुए कि नहीं। हमें भी शून्य होना है अंदर से। खाली थॉटलेस जो स्थिति है वो इनफ नहीं है, उससे ज्यादा और भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब आपको मिलती जाएगी जब आप उस प्रक्रिया में। अभी मुझे जैसे दिल्ली आना हो तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगी, प्लेन में बैठूंगी, अपने आप आऊंगी ना, एड्रेस होगा कि यहीं से बोलूंगी अभी जाना है, अभी जाना है, ऐसा करना है। मंजिल जब आपकी डिसाइड हो तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। सही रास्ते चुनना आपके हाथ में है, कौन कौन सा रास्ता चुने। सब एक दूसरे के एकदम ओत प्रोत रास्ते हैं। डेली योग करिए, डेली प्राणायाम करिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। मेरे पास जो लोग हैं क्लास में, उनका जो मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, तो मैंने उनको एक ही चीज सिखाई, अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम करने से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कपालभाति करोगे, अपने आप मन शांत होगा। डीप ब्रीदिंग करोगे, अभी तो ब्रीथ वर्क के बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं। कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें करिए। और फिर आपके जो थॉट्स चलते हैं वो मेडिटेशन में बहुत चलेंगे जब आप स्टार्टिंग करेंगे। जो आपने कैसेट के अंदर भरा है तो वो उसको खाली होने दें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे 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 आपके विचार जीरो होते जाएंगे, और आप इतने अच्छे हो जाओगे, इतने अच्छे इंसान बन जाओगे कि कुदरत आपके पीछे चलना शुरू कर देगी। कब होगा ये? जब आप अपने साथ ईमानदार बनेंगे।
अभी मन तो शून्य हुआ ही नहीं, हम समझते हैं हम शून्य हो गए, हम दिखावा वही करने लगते हैं, तो ये सब नहीं होगा। इस सेशन का नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।